हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस का ये है वो टेस्ट नंबर कौन सा है, तीसरा है। इससे पहले हमने 2 टेस्ट है वो कर लिए हैं। इन टेस्ट के माध्यम से हम सारे टॉपिक है वो रिवाइज करेंगे और साथ में हम है वो क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें एग्जाम में वो सब सीखेंगे। तो चलिए क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्रोनोलॉजी है वो किसका अध्ययन है। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। कभी पूछ लेते हैं क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें समय की अवधि का, दूरी का, जीवाश्म का और संवेग का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, समय की अवधि का। क्रोनोलॉजी किसे कहते हैं, समय की अवधि को। अगला क्वेश्चन, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फलों के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर, होरोलॉजी, पोमोलॉजी और फ्रेनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, फल हो गए, सब्जी हो गई, फूल हो गए, इनके व्यापारिक उत्पादन के लिए जो कृषि की जाती है उस कृषि को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो फलों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, पोमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। ओस्टियोलॉजी का अध्ययन है, यानी ओस्टियोलॉजी है वो किसके अध्ययन को कहा जाता है। इसमें किसकी स्टडी की जाती है, कोशिका संरचना की, आंखों की, नामक और अस्थियां। तो ओस्टियोलॉजी है वो अस्थियों के अध्ययन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। उच्च तापमान, निम्न तापमान, घर्षण और टूट फूट और क्रिस्टलों की वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, यानी निम्न तापमान। तो निम्न तापमान जैसे 0 डिग्री से 150 डिग्री जो तापमान होता है, अति निम्न तापमान होता है, वो होता है क्रायोजेनिक तापमान। और जो अति निम्न तापमान पर ईंधन का उपयोग करके जो इंजन है वो होते हैं, उनके क्या बोला जाता है, क्रायोजेनिक इंजन। और इन इंजन जो क्रायोजेनिक इंजन है ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि कौन से इंजन होते हैं। तो अति निम्न तापमान पर जो ईंधन का उपयोग करने वाले जो इंजन होते हैं वो होते हैं क्रायोजेनिक इंजन। और इन इंजन में ईंधन की बात करें तो वो होती है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। ये इसमें ईंधन का काम करती है। और इन इंजनों का यूज काम पे किया जाता है अधिक ऊंचाई पर जो यान है वो प्रेक्षित किए जाते हैं अधिक ऊंचाई पर, तो वहाँ पे जो इंजन होते हैं क्रायोजेनिक इंजन उनका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, इसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है। अस्थि के, काल प्रभावन, दंत और व्यक्ति वृत्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड है दांत, यानी दांतों की जो संरचना होती है, संरचना हो गई, उनका विकास हो गया, उनसे संबंधित जो भी बीमारियां हो गई, तो उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी विज्ञान में उनका अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। लिम्नोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, मेलाकोलॉजी और ऑर्थिनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है फोर्थ। अब अगर इनकी बात करें कि लिम्नोलॉजी है वो किसके अध्ययन को कहा जाता है, तो तालाब हो गई, तालाबों, पोखरों और जो झीलें होती हैं उनमें जो जीव होते हैं, झीलों आदि के जो जीव होते हैं उनका अध्ययन है वो क्या कहलाता है, जीवों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। तो तालाबों, पोखरों, झीलों आदि में जो जीव रहते हैं उन जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी। हर्पिटोलॉजी की बात करें तो जो उभयचर और सरीसृप होते हैं, उभयचर और सरीसृप, तो उनके अध्ययन को क्या बोला जाता है, जो सरीसृप होते हैं सरीसृपों के अध्ययन को बोला जाता है हर्पिटोलॉजी। अब बात करें मेलाकोलॉजी, तो ये अध्ययन होता है मोलस्कों का अध्ययन। मोलस्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, मेलकोलॉजी। तो ये आपको है ये याद रखनी होती है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि इनके पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, अस्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ये आपको थोड़े याद रखिए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कर्मियों के अध्ययन को कहते हैं हेल्मिनेथोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, इक्थियोलॉजी और मेलकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है
हेल्मिनोथोलॉजी। अभी हमने पढ़ा था कि हर्पिटोलॉजी क्या होता है, उभयचर सरीसृपों का अध्ययन है, वो क्या कहलाता है, हर्पिटोलॉजी। और इक्थियोलॉजी क्या होता है, मछलियाँ और जो मछली पालन होता है, मछली पालन, इसका अध्ययन है, वो कहलाता है इक्थियोलॉजी, इनका पालन। और अभी हमने पढ़ा मेलकोलॉजी क्या कहलाता है, मोलस्कों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, टॉक्सिकोलॉजी, वायरसों के, बैक्टीरिया के, रोगों के और विषों के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ है, विषों के। इसके नाम से हमें पता चल जाता है कि इसमें है वो विष को अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कीट विज्ञान अध्ययन है पक्षियों का, कीटों का, जीवाश्मों का और फफूंद का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, कीटों का। जो कीट विज्ञान है ये जूलॉजी का एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन, हिप्पोक्रेट्स विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था, खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और अभियांत्रिकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, चिकित्सा शास्त्र का। इसमें और कई पूछ ले जाते हैं, जैसे वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जो जनक पूछ ले जाते हैं वो होते हैं थियोफेट्स। कौन होते हैं, थियोफेट्स। और अगर आपको पूछ ले रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के जनक पूछ ले तो वो होंगे रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल। अगर आपको वर्गीकी का जनक पूछ ले, ये कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखा रही हूँ, वर्गीकी का जनक तो ये होते हैं केरोलस लीनियस, केरोलस और लीनियस। अगर आपको आनुवंशिकी का जनक पूछ ले तो वो आपको पता ही होता है, कौन होते, जोहेन मेंडल, जोहेन मेंडल। और जीव विज्ञान जंतु विज्ञान का आपका पूछ ले तो वो अरस्तु होते हैं, ये आप सबको याद ही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसने भी आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, समय मापक विज्ञान है होरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी और हाइड्रोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है, होरोलॉजी। होरोलॉजी है ये समय मापने से संबंधित विज्ञान है। अब अगर कॉस्मोलॉजी की बात करें तो जो समस्त ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, उसकी उत्पत्ति हो गई, उसका विकास हो गया, उसका विलोपन, क्रमबद्ध अध्ययन है, वो क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। यानी ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। और ट्रोमोग्राफी की बात करें तो इसमें मानव शरीर की आंतरिक संरचना, मानव शरीर की आंतरिक संरचना का जो अवलोकन है वो किया जाता है। तो ट्रोमोग्राफी क्या होगा, मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अवलोकन। अगली है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी होती है पानी से रोगों की चिकित्सा करना, पानी से रोगों की चिकित्सा करना, चिकित्सा। तो ये हो गया हाइड्रोलॉजी। तो समय मापन विज्ञान है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट है, होरोलॉजी। मैं आपको सारे क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो लेके आई हूँ, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्री चौधरी को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं जो ये आपसे टेस्ट ले रही हूँ इनकी पीडीएफ है वो ग्रुप में डाल दूंगी, जिससे आप बाद में भी इसका रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं और अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रही हैं। और साथ में जो भी वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ होती है, कोई भी अपडेट होती है, वो मैं वहाँ पे सबसे पहले डाल देती हूँ, तो आप भी अपडेट रहेंगे, तो इसलिए आप उसे ज्वाइन कर लें। आगे बढ़ते हैं। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है, शहद के, रेशम के, सेब के और लाख के। तो इसका राइट आंसर होगा शहद के। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, एपीकल्चर है वो शहद की है। अगर हम बात करें सेरीकल्चर की, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एपीकल्चर हो गया, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सेरीकल्चर है वो किससे संबंधित होता है, रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन। और एक होता है पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर का संबंध होता है मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन या मत्स्य पालन। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का संबंध होता है फलों की कृषि से, फलों की कृषि से। अगला देखिए फ्लोरिकल्चर,
तो फ्लोरिकल्चर का संबंध होता है फूलों की कृषि से, फूलों की कृषि से। ओलिविकल्चर देखें, ओलिविकल्चर तो इसका संबंध होता है जैतून की कृषि से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखें। ओलिविकल्चर जैतून की कृषि से। और विटिकल्चर होता है अंगूर की कृषि। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे, आप इनको भी याद कर लें। तो एपीकल्चर का संबंध है शहद से। आगे बढ़ते हैं। निम्न का सुमेल कीजिए, यानी आपको ये सुमेलित करना है, फिर नीचे जो भी कूट दिया हुआ होगा उसका आंसर करना है। एक्वाकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर और विटिकल्चर। मैंने अभी आपको बताया था विटिकल्चर होती है अंगूर की खेती, सेरिकल्चर होती है रेशम से संबंधित, तो इसका हो गया रेशम। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि और एक्वाकल्चर होती है मत्स्य पालन। तो इसमें ए का फोर्थ, बी का फ्लोरिकल्चर बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का 2। तो ये जिस कूट में आंसर दिया हुआ हो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी निम्न में से वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। यानी पेडोलॉजी जो इसमें है वो किसकी स्टडी की जाती है? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषक और बीज। तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। अब बात करें, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं। जैसे एक होता है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में किसकी स्टडी होती है? इसमें रोगों की प्रकृति के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में और उनके कारणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी रोगों से संबंधित प्रकृति, लक्षण और कारणों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। एक होता है पेरोलॉजी। तो पेरोलॉजी होता है, इसमें किसका? स्पंजों का अध्ययन होता है, स्पंजों का अध्ययन। और एक होता है पोलेनोलॉजी, तो इसमें परागकणों का अध्ययन होता है, परागकणों का अध्ययन। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, पेडोलॉजी, पेरोलॉजी, पैथोलॉजी, पेरोलॉजी और पोलेनोलॉजी। तो पेडोलॉजी है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है क्रायोजेनिक्स, सेलेनोलॉजी, होरोलॉजी और ट्राइबोलॉजी। तो घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन कहलाता है फोर्थ, ट्राइबोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। हमने पीछे पढ़ा था क्रायोजेनिक्स होता है जो निम्न ताप पर वस्तुओं के गुण हो गए, उनकी जो प्रघटनाएं होंगी उनका अध्ययन है वो क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स। अब हम सेलेनोलॉजी की बात करें तो इसमें चंद्रमा के जो मूल स्वरूप हो गए, उसकी गति हो गई, गति का वर्णन हो गया, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। होरोलॉजी की बात करें तो ये समय मापने से संबंधित विज्ञान है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। मैं आपको सारे ऑप्शंस हैं वो पूरे डिटेल से समझा रही हूँ ताकि आपके सारे क्वेश्चन हैं वो अच्छे से समझ आए और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन है वो रॉन्ग ना हो। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य संचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स, क्रायोजेनिक्स, हाइड्रोस्टेटिक्स और साइबरनेटिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, साइबरटेनिक्स। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है जल में ध्वनि का जल पर प्रभाव, हरित गृह में पादप संवर्धन और मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। तो हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और परमाणुीय भौतिकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्वांटम मैकेनिक्स। अगला क्वेश्चन, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं? यानी मनुष्य की जातियों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? हमें ये बताना है। तो एथनोलॉजी, इथनोग्राफी, एथोलॉजी और एथिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एथनोलॉजी। एथनोलॉजी है वो मनुष्य की जातियों का अध्ययन कहलाता है। अब बात करें
इथोलॉजी, तो इथोलॉजी होता है जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। और एक होता है इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। अगर ये आपसे पूछ ले कि इक्थियोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है इक्थियोलॉजी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। एथनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है प्राचीन काल पौधों का मानव के हित से संबंध, पौधों का धर्म से संबंध और जीवाश्म पादपों का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, पौधों का मानव के हित से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। तो हिमटोलॉजी, ओस्टियोलॉजी, एनाटोमी और हेप्टोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एनाटोमी। आगे बढ़ते हैं। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम है, यानी शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी और एग्रोस्टोलॉजी और माइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, फाइकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। इस साइड है वो एरोमीटर और आमीटर, एनीमोमीटर और अल्टीमीटर, यानी इनके मापन की इकाई दी हुई है। तो एरोमीटर है वो हो जाएगा वायु गैस घनत्व भार मापन की इकाई, तो ए में हो जाएगा 5th। आमीटर, इसे एमीटर भी बोलते हैं, तो ये होता है विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा का मापन किया जाता है एमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर, तो इसकी बात करें तो एनीमोमीटर का यूज किया जाता है पवन वेग को मापने में। अल्टीमीटर का यूज किया जाता है ऊंचाई मापन में। ये जितने भी मापन की इकाई होती हैं, मापन की इकाई, ये सभी मैंने आज हमारे टेलीग्राम चैनल पे इनकी एक लिस्ट डाली थी। और देखिए मैंने आज डाली थी, आज ही सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर था जीके का, उसी में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया इन्हीं इकाइयों से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं सभी एग्जाम में से, इनसे जिसमें भी जीएस आता है इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप वो लिस्ट है एक बार नोट कर लें और उन्हें पूरे याद भी कर लें। अब इनकी बात करें तो ए में आएगा 5th, ए में 5th। बी में देखें तो बी में आएगा 3rd, और सी में देखें तो सी में आएगा 4th, और डी की बात करें तो डी में आएगा 1st। अब नीचे जो भी कूट दिया हुआ होगा उसमें जो ये आंसर होगा वही आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को किस उपकरण द्वारा देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शक, पेरिस्कोप और स्टेथोस्कोप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सूक्ष्मदर्शी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी राशि है वो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? हिमनदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता और पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता है वो रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। आगे बात करें, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्पेक्ट्रोग्राफ, कार्डियोग्राफ, थर्मोग्राफ और सिस्मोग्राफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता है वो मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा और फेफड़े। ईसीजी होती है, इसे कार्डियोग्राफ भी बोलते हैं, कार्डियोग्राफ। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? हृदय की गति के ग्राफ को देखने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हृदय में जो हृदय की ध्वनि होती है लब डब, उसकी आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, स्टेथोस्कोप। और अगर श्वसन दर की बात करें, श्वसन दर की बात करें तो श्वसन दर मापते हैं हम स्पीरोमीटर से, स्पीरोमीटर से। तो ये भी क्वेश्चन
कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे अंदर का मापन किससे किया जाता है, तो ये किया जाता है स्पीरोमीटर से। और हृदय और फेफड़े की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर यंत्र जिस यंत्र का यूज करते हैं वो होता है स्टेथोस्कोप। आगे बढ़ते हैं। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड क्यूब और किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या है? ग्राम पर घन सेंटीमीटर, मोल्स पर लीटर और इनमें से कोई नहीं, और न्यूटन पर वर्ग मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अपेक्षित घनत्व को जो मापने वाली इकाई है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं दी गई। ये मैंने आपको 30 इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन करवा दिए। आज मैंने आपको सभी अध्ययन करवा दिए, भी किसके अध्ययन को क्या बोला जाता है ये सारे मैंने करवा दिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इससे पूछा ही जाता है। जो स्टूडेंट रेट और सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास तो रामबाण सिद्ध होगी, क्योंकि इससे एक भी क्वेश्चन है वो साइंस का बाहर नहीं जाएगा। तो आप ये हर रोज क्लास है उसको हर रोज याद करें। फिर इसके जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवाऊंगी, उससे भी अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें कि आपको कितना आता है और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।